फिजिक्स भंडारा में आप लोगों का स्वागत है। कल सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले पॉइंट आता है कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है कि पहली प्रॉपर्टी, चार्ज दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। तो properties of charge. तो फर्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होता है। दूसरी तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो दो तरह के चार्ज हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। उसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी होती है, इट इज इन एडिटिव इन नेचर, मतलब ये चार्ज आपस में जुड़ भी सकते हैं। जैसे किसी बॉडी के ऊपर मान लीजिए +10 चार्ज है, कूलम चार्ज है, और दूसरे के पास 5 कूलम चार्ज है, -5 कूलम चार्ज है, और दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है तो बॉडी पे चार्ज हो जाता है 10 - 5 = +5 कूलम। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं एडिटिव इन नेचर। ये आपस में चार्ज क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज जो होता है, ये जो चार्ज होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। ऑलरेडी तुम जानते हो, आप जानते हो कि चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज नीदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। ना तो हम चार्ज को बना सकते हैं और ना हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया एडिटिव इन नेचर, एडिटिव in nature, and third property is law of conservation of charge. Conservation of charge, it means charge neither be create nor be destroy। इसका मतलब होता है कि चार्ज को हम ना तो बना सकते हैं और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को, थर्ड प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है इन प्रीवियस लेक्चर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जैसे किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज और कोई रिसीव करता है 1e, और कोई 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो -2e। जो ये सारी चीज़ें हमने बताया था, वो बताया था लॉ, किसको बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड एंड लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है वेरिएंट एंड इनवेरिएंट। तो सबसे पहले हमको ये चीज जानना चाहिए कि वेरिएंट क्या होता है, इनवेरिएंट क्या होता है। वेरिएंट मीन्स होता है कि अगर कोई चीज अगर मूव करती है और उसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो वो वेरिएंट कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि रिलेटिव मास m = m0 upon √1 - v/c²। यानी अगर जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी, मास भी बॉडी का क्या होगा, चेंज होगा। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम वेरिएंट कहते हैं, और जो न चेंज हो उनको इनवेरिएंट कहते हैं। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट इन नेचर होता है। इनवेरिएंट मीन्स
charge invariant charge, the value of charge does not change with the speed, does not change with the velocity, so it is called invariant in charge is invariant, मतलब चार्ज की वैल्यू स्पीड के साथ कोई चेंजेस नहीं होती, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ये हमारे चार्ज की इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको जानना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि few important point for the knowledge, जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे नॉलेज के लिए ज़रूरी है, हमको जानना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी में ही से काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि चार्ज एक प्रॉपर्टी ले लो, 6 प्रॉपर्टी, इफ चार्ज इज इन रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है, इफ चार्ज इज इन रेस्ट, इसका मतलब होता है कि चार्ज इन रेस्ट का मतलब होता है कि ये जो अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूस only electric field, second it is first and only produce when if charge is in rest, अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और नंबर 2, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो इफ चार्ज is moving with uniform velocity, अगर ये चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से, बराबर स्पीड से चलती है, एक सामान्य वेग से मूव करती है, तो ये दो चीजें प्रोड्यूस करती है, देन इट प्रोड्यूस, तब ये दो चीजें बनाती है। नंबर 1 प्रोड्यूस, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली चीज है, अगर चार्ज रेस्ट में है तो खाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, और अगर ये मूव कर रही है कैसे स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, एक बराबर स्पीड से इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। थर्ड पॉइंट, अगर चार्ज वेरिएबल स्पीड से, इसकी वैल्यू स्पीड की चेंज होती है, तो ये 3 चीजें बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये थर्ड पॉइंट, इफ चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ, चलता है किस स्पीड से, वेरिएबल स्पीड से, वेरी करने वाले स्पीड से, वेरिएबल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ अगर चेंज होती है, देन
इट प्रोड्यूस, तब ये प्रोड्यूस करता है, देन इट प्रोड्यूस नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड, and number 3 electromagnetic wave, electromagnetic wave। तो ये तीन चीजें प्रोड्यूस करता है कब, जब इनकी वेलोसिटी वेरिएबल है, इनकी वेलोसिटी टाइम के स्पीड के साथ साथ चेंज होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, और ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो। तो ये आपकी नॉलेज के लिए है, कहीं पूछा भी जा सकता है कि एक चार्ज पहले चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दिस वे इट कैन आस्क। इस तरह के भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है, अपने को करना है कि हम इसे कैसे सॉल्व, कैसे आंसर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी मुझे पता होगी तभी हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। ये एक एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है, इसका कोई अपना डेरिवेशन नहीं होता। इसे एक साइंटिस्ट, कूलम्ब्स नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे डेराइव बनाया फार्मूला, और इनके अकॉर्डिंग किसी तो पॉइंट चार्ज, यहाँ पे कंडीशन है कि जो भी चार्ज हो ये अप्लीकेबल है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, और चार्ज इन रेस्ट, और चार्ज जो हो वो रेस्ट हो। तो इसमें कूलम्ब्स लॉ में क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन। वह यहाँ पे लिखा क्यों जाता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन? रीजन इसका ये है कि सेम चार्ज हमेशा रिपल करते, और अगर ये अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। सब कोई जानता है अगर पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, तो आंसर आएगा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, तो सेम चार्ज सबको पता है कि रिपल करता है। निगेटिव को क्या करेगा, तो जाहिर सी बात है निगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव अपोजिट चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो वही कहता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता और रिपल्शन भी हो सकता है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, बेटर होगा कि आप इसको अंडरलाइन कर दें कि दिस लॉ इज ओनली अप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज। ये जो नियम है, ये लॉ है कूलम्ब्स का, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लीकेबल होता है, और ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम बेटर होगा कि आप जब भी लिखें हाईलाइट कर से वो कर दें या इसे अंडरलाइन कर दें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट का पता चलता है। और किसी ने इस पॉइंट को मिस कर दिया तो उसके इस डेफिनेशन पे नंबर नहीं मिलने वाला है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज directly proportional to
directly proportional to the product of magnitude of charge, magnitude of charges, and inversely proportional to a square of distance between them, between them. So the force of attraction or repulsion between 2 point charge, a 2 point charge is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to a square of distance between them. Suppose there is 2 point charge, one is Q1 and another is Q2. यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज हैं और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो R है। तो इनके बीच क्या लगेगा? अगर वो दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी चीज का मॉड लेते हो तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहला चार्ज Q1 है, दूसरा Q1 है, Q2 है, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। इनवर्सली मीन्स 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हेनेवर वी पुट, जब कभी भी हम इसको प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसी को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जिसमें हमको पता है कि F इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू फोर्स की होती है। तो हमको अगर दोनों चार्ज की वैल्यू पता हो पॉइंट के और उनके बीच का डिस्टेंस पता हो तो हम क्या कर सकते हैं? इन पर लगने वाला फोर्स भी पता कर सकते हैं कि ये कितना फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स जो होता है इनकी मदद से क्या, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी। लेकिन एक बड़े मार्के की बात है, बहुत जानने की बात है कि जो फोर्स फर्स्ट पे लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड और फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, दोनों आपस में बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन का ही डिफरेंस होता है। ये F12 इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, दोनों की वैल्यूज सेम होती है। तो ये हमारे इनके बीच लगने वाले फोर्स की सबसे बड़ी क्या चीज पता चला कि द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज and force on second due to first both are equal and opposite in direction। यानी अगर हम F12 को और F21 को डिवाइड करें तो इनका रेशियो क्या आएगा? 1/1 इनका जो रेशियो होगा फोर्स का 1/1 होगा। ये के रेशियो में होगी।
नंबर 1, अगर किसी ने बोला साहब ये फोर्स का आपने फार्मूला डेराइव कर दिया, तो किसी ने बोला कि साहब एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ये ग्राफ फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल के बीच होगा, तो आपको क्या पता चलता है कि फोर्स का फार्मूला क्या आपने निकाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? तो आंसर होगा साहब ये तो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी आर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आर के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। यानी हम एफ और आर के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो हमको जैसे जैसे आर बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी आर बढ़ेगा और फोर्स क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर यही ग्राफ किसी ने पूछा कि भाई साहब हम अगर इसको 1 अप एफ और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच ड्रॉ करें तो क्या है, तो अगर कंप्लीटली 1 अपॉन आर स्क्वायर ले तो इसको ये क्वांटिटी मान लो, तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और जब कभी भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको 1 क्वांटिटी मानोगे तो जैसे जैसे 1 अपॉन आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आर की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और हम पाएंगे क्या, एक स्ट्रेट लाइन पाएंगे। ठीक है, तो ये हम ग्राफ इन डिस्टेंस वर्सेस, लेकिन हम अभी जो ये फोर्स की बात कर रहे थे, ये फोर्स तब के लिए है जब, ये फोर्स तब के लिए है जब ये चार्ज कहाँ पे रखे हों, वैक्यूम में रखे हों, जहाँ पे कोई मीडियम ना हो। अगर इस बीच में मीडियम आएगा तो यही फोर्स के लिए हमको इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें ऐड हो जाएगा और उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इससे पहले कि हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करें, उससे पहले हम एक क्वेश्चन पे डिस्कशन करना चाहते हैं आपसे कि जैसे जैसे मान लो दो चार्ज है, एक चार्ज है +4 माइक्रो कूलम और दूसरा चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, प्लस है ये भी और 1 माइक्रो कूलम है, और इनके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। किसी ने पूछा कि इनके बीच लगने वाला यानी फोर्स ऑन 4 ऑन फर्स्ट का रेशियो क्या होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन 4 चार्ज, फोर्स ऑन 4 माइक्रो कूलम टू फोर्स ऑन 1 माइक्रो कूलम। तो दोनों के फोर्स का रेशियो क्या होगा, ऑलरेडी हमने बताया कि ये है मान लो फर्स्ट चार्ज, तो फोर्स ऑन फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, तो फोर्स ऑन सेकंड, और दोनों का रेशियो क्या आता है 1:1। अगर आप सॉल्व करके भी देखना चाहो तो कैसे पाओगे, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 4 माइक्रो कूलम है तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये 1 माइक्रो कूलम में ये कम होगा, दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जो ऑलरेडी हमने बोल रखा है कि इसके लगने वाला फोर्स और इसके लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है लेकिन रेशियो सेम। अगर आप सॉल्व भी करना चाहो, फोर्स ऑन 4 की अगर बात हम करते हैं तो क्या बोलोगे, 9 × 10⁻⁹ Q1
4 into 10 to the power minus 6 because there is microcoulomb and into 1 into ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, 1 into 10 to the power minus 6 upon 3 square। अगर हम फोर्स ऑन फर्स्ट की बात करें तो तुम लिखोगे 9 into 10 to the power 9, 1 into 10 to the power minus 6 and 4 into 10 to the power minus 6 Q1 Q2 upon R square 3 square। ये 3 स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, 4 भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो फाइनली पाओगे 1:1। ये दोनों फोर्स का रेशियो, ऐसा नहीं है कि 4 कूलम है तो ज़्यादा हो जाएगा या 1 माइक्रो कूलम है तो कम हो जाएगा, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि अगर ये चार्ज किसी, ये अभी तक हमने जो भी बात करी वो तब कर रहे थे जब चार्ज किस में था, जब चार्ज वैक्यूम में रखा था, यहाँ पे कोई मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, जब इसमें कोई मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था तब की हम बात कर रहे थे। अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है और इनके बीच में एक मीडियम रख दिए जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इनके बीच की दूरी डिस्टेंस जो है R है, और तब किसी ने बोला साहब इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, कंडीशन कि ये डाई कंप्लीटली फील्ड है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। कीप इन माइंड जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू एक से बड़ी या 1 के बराबर होती है, और ये वैल्यू अप टू द इंफिनिटी होती है। K इज मोर देन 1 R इज इक्वल टू 1 R अप टू द इंफिनिटी। सवाल उठता है ये जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू एयर ऑब्लिक वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1, और अगर कंडक्टर के केस में जाओगे कि कंडक्टर लोगे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द कंडक्टर लोगे तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है, और अदरवाइज के इंसुलेटर है तो इसकी वैल्यू वेरी करती है। इंसुलेटर है तो इसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, इट इज मोर देन 1। इंसुलेटर के लिए K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, स्पेशली अगर हम K वाटर की बात करते हैं तो ये 81 हो जाता है। अगर हम पानी के लिए K की बात करें तो इसकी वैल्यू 81 हो जाती है, अगर हम वाटर भी इंसुलेटर है। इस तरह से K की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी, उससे छोटी नहीं होती है। अब अगर हम फोर्स की बात करें इस केस में तो F इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। जैसे जैसे K की वैल्यू बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू घटेगी, फोर्स घटता जाएगा जैसे जैसे K की वैल्यू बढ़ेगी। यानी एक पूरी तरह से अगर हम कंडक्टर फिल कर दे तो K इंफिनिटी हो जाएगा और फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस पे कोई फोर्स काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर K की वैल्यू बढ़ती है यानी F जो है, एक तरह से देखा जाए तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। अगर कोई बंदा एक ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कीप इन माइंड क्या हो गया, सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देने की यहाँ पे एक बात है
कि जो फोर्स है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे के बढ़ेगा एफ की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज करेगी। अगर हम यही ग्राफ, बिकॉज एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, अगर यही ग्राफ k की बजाय 1/k कर दें, 1/k की वैल्यू बढ़ेगी तो f की भी वैल्यू बढ़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/k, इसलिए हम स्ट्रेट लाइन पाएंगे। 1/k की वैल्यू बढ़ने का मतलब k घटेगा तभी तो बढ़ेगा 1/k, यानी तब हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस तरह से हम फोर्स की वैल्यू उस केस में पता कर सकते हैं जब ये कंप्लीटली डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया जाए, फुल्ली कंडक्टर फिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी आप पुट करोगे तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर ये दो चार्ज के बीच में अगर हम कंडक्टर फिल करते हैं तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंसुलेटर भरते हैं तो फोर्स की वैल्यू हमेशा घटेगी, क्योंकि k की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी नहीं होती, या 1 के बराबर होती है। 1 से छोटी होती तो बढ़ सकता था, लेकिन 1 से बढ़ी हुई होती है, इसलिए फोर्स की वैल्यू हमेशा घटती जाएगी। हमेशा फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसमें घटेगी। लेकिन ये तो तब हो गया जब फुल्ली फिल्ड विद द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पूरी तरह से डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भर दिया जाए तो ये, पूरी तरह से कंडक्टर से भर दिया जाए तो 0। और अगर किसी ने पूछ डाला कि साहब पार्शियली फिल्ड कर दें, पूरी तरह से नहीं आंशिक रूप से अगर हम भर दें तो क्या होगा, तो जब हम पार्शियली की बात करते हैं, यानी ये चार्ज जो है इनके बीच की दूरी r है और एक छोटा सा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिया, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और थिकनेस इसकी क्या है, t है, और टोटल डिस्टेंस इसका r है। इस केस में लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन कितने दूर तक एयर है, तो हमारा आंसर आएगा R माइनस कहाँ तक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है, तो हमारा पता चला T थिकनेस तक, तो हम लिखते हैं +T√K4²। ये फोर्स की वैल्यू होगी जब ये पार्शियली फिल्ड विद द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, पार्शियली फिल्ड। अब व्हाट इज द थिकनेस, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की थिकनेस क्या है, अगर T1 तक फिल होता। अगर एक और डाल देते जिसके थिकनेस दो चार्ज है, Q1 है और ये क्या है, Q2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस R है, और इसमें दो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला, एक की थिकनेस T1 है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, दूसरे की थिकनेस T2 है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और टोटल डिस्टेंस क्या है, R है। तो ये तब ये F = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन कितने दूर तक एयर है, T1 थिकनेस ये है, T1 इसने जगह घेर लिया, T1 इसने घेरा और T2 ये प्लेस घेर लिया, तो बचा क्या, टोटल डिस्टेंस R था। हमारा आंसर हो जाएगा R माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1√K1 प्लस T2√K2 होल स्क्वायर। इतना फोर्स इसके ऊपर काम करेगा। अगर यही
कंप्लीटली फिल कर जाए, जैसे मैं मान लो यहाँ Q2 है, यहाँ Q1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, लेकिन फर्स्ट स्लैब जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 थिकनेस T1, दूसरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी थिकनेस T2, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और थर्ड वन इज द T3K3। ऐसे केस में इस दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स काम करेगा, तो हमको पता है, और टोटल डिस्टेंस क्या है, T3 है। साहब तो लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, जब एक था तो एक T1 T माइनस किए, दो था T1 T2 को दोनों माइनस किए, यहाँ पे क्या होगा, R माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस T1 अपॉन रूट के, T2 अपॉन रूट के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2 प्लस T3 रूट K3। लेकिन मुझे पता है कि ये टोटल डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस 10 है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो 5 है, ये मान लो 2 है, तो 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 7 माइनस 5 2 माइनस 2, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, सोचो, खुद ही सोचो, ये अगर टोटल डिस्टेंस 10 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है, तो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 10, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म बन जाएगा 0, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2 प्लस T3 रूट K3 का होल स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि साहब ये तो स्पेशल केस हो गया, व्हेन द कंप्लीटली फील्ड, व्हेन द पार्शियली फील्ड, व्हेन द थ्री अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिए गए, पूरी तरह से फिल कर दिया गया, तो क्या होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा भी तो केस हो सकता है कि सारी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम हो, अगर सारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम होंगे तो क्या होगा, अगर सारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम हो जाए तो यही फोर्स कितना हो जाएगा, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो अंडर रूट T1 अंडर रूट के, T2 अंडर रूट के, T3 अंडर रूट के होल स्क्वायर। तो ये आप पाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और अपॉन के अगर कॉमन ले लो तो यहाँ आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड होल स्क्वायर। अगर हम इसको चेक करें, T1 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, ये टोटल 10 R के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन रूट के R होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का अंडर रूट के इस के अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो हमने प्रीवियस इनिशियली जो हमने बात करी थी उसी फोर्स के बराबर हो गए। यानी ये फोर्स का वो फार्मूला हो गया जबकि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंप्लीटली फिल कर दे दो बीच में, तो वो वाली केसेस हो गए। और हम इस तरह से हर केसेस में हम किसी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स निकाला जा सकता है। ये है
एक important formula to find the force when it is filled with different dielectric constant या same dielectric constant, वो पूरी तरह से भरा हो, partially भरा हो, completely conductor हो, completely insulator filled हो, partially filled हो, लेकिन इन हर केसेस में हम पाते क्या हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनका फोर्स क्या होता है, हमेशा घटता है।